हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं विलियन चैप्टर पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था, अब हम बात करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में पूरा चैप्टर क्लियर होगा, थ्योरी बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल इसके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वांट ऑफ गुणांक तक पढ़े, वो विलियनों के अड़संग गुणधर्म पढ़ना था, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है विलियनों के अड़संग गुणधर्म। विलियनों के अड़संग गुणधर्म है कौन कौन से? तो बोल रहा है विलियनों के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय के कण की मात्रा पर, मतलब कि बोल रहा है विलियनों के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा ब्रैकेट में कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मान लो कोई सोल्यूशन है, उसमें कोई जो सॉल्यूट मिला हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो गुण है, वही क्या है? विलियनों के अड़संग गुणधर्म है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब आदि अड़संग गुणधर्म है। इस तरह के और सारे होते हैं गुणधर्म। ठीक है, तो बोल रहा है कोई विलियन है, उसमें जो विलेय है, उसके जो गुण है या फिर उसकी जो मात्रा है, उनके कणों पर निर्भर करता है, उसी को बोलते हैं विलियनों के अड़संग गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग विसरण क्या है। ठीक है, इसी परासरण के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले हम लोग परासरण दाब क्लियर करेंगे, इसके बाद क्वथनांक का अपेक्षिक अवनमन, उसके बाद क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, एक लाइन से सीक्वेंस है। ठीक है, तो बोल रहा है विसरण क्या है? बोल रहा है विसरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के अणु विलयन में चलकर सभी भागों में सांद्रण को बराबर करते हैं, मतलब कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं। मान लो कोई उच्च सांद्रता का तुम्हारे पास विलेय है, उसको जब तुम विलयन में डालोगे तो वो उच्च सांद्रता का अगर विलयन में जाएगा, जल में जाएगा या फिर विलायक में जाएगा, तो वो क्या करेगा? पूरी सांद्रता को बराबर कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ सांद्रता ज्यादा और वहां सांद्रता कम, पूरी सांद्रता को क्या कर देगा? बराबर कर देगा। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल सी बात है कि अगर तुम नमक को पानी में डाल के घोल दोगे तो नमक पूरे, जो नमक होगा, जो NaCl होगा हमारा, वो पूरे वाटर में इक्वली घुल जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक साइड बहुत ज्यादा हो गया, एक साइड बहुत कम हो गया, ऊपर बहुत ज्यादा और नमकीन हो गया, नीचे कम होता है, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये सब आता है विसरण के अंतर्गत, जिसमें क्या होता है, जो वह क्रिया होती है जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह करती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विलेय के अणु विलयन में चलकर सभी भागों को सांद्रण बराबर करते हैं, सभी भागों में सांद्रता को करते हैं, बराबर कर देते हैं। जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं, ये वाटर हमारे पास और हमारे पास कुछ विलेय है, मान लो कुछ भी विलेय है, नील मान लो जो होता है, जब उसको वाटर में डाला गया, तो जब ये वाटर में गया और देखो पूरी तरह इक्वली पूरे वाटर में क्या हो गया? फैल गया। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, मतलब कि विसरण। कि जब इसको विलेय को विलयन में डाला गया है तो ये पूरे विलयन में जाके बराबर इक्वली क्या हो गया? घुल गया है। इसी को बोलते हैं विसरण। इसी के बाद होता है परासरण। परासरण क्या है? तो परासरण क्या है? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह। ठीक, यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली लिखा हुआ है। बोल रहा है विलायक के अणु है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं, मतलब कि लेस सांद्रता से ग्रेटर सांद्रता की ओर क्या करते हैं? स्वतः प्रवाह करते हैं। और जब ये प्रवाह करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? जैसे इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कोई चीज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता डिफ्यूजन में। ठीक है, पर जो परासरण होता है, ऑस्मोसिस होता है, उसमें क्या होता है? एक अर्धपारगम झिल्ली होती है, एक ऐसी झिल्ली जिसमें क्या होता है? विलायक के अणु तो आर पार जा सकते हैं पर विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते। ये झिल्ली की खूबी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ पे क्या है? सोल्यूशन, यहाँ पे क्या है? प्योर सोल्यूट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सॉल्वेंट है मतलब। अब ये क्या हो रहा है? इसके पार्टिकल्स इधर जा सकते हैं, इधर वापस भी आ सकते हैं, पर ये जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स हैं ये इधर उधर नहीं जा सकते। तो यही बोल रहा है कि जो परासरण होता है, विसरण को होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, परासरण को होने के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। ये सिंपल सी बात याद रख लो। ठीक है, मतलब कि परासरण में क्या होगा? विलायक के अणु होंगे वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह करेंगे, बस उसमें क्या होना चाहिए? अर्धपारगम झिल्ली होनी चाहिए। अगर अर्धपारगम झिल्ली नहीं होगी तो परासरण नहीं होगा। तो परासरण डिपेंडेंट है अर्धपारगम झिल्ली पर। ठीक है, ये झिल्ली की प्रॉपर्टी क्या है? इसमें विलायक अणु आर पार जा सकते हैं पर विलेय के अणु जो है आर पार नहीं जा सकते। इतना क्लियर? कोई दिक्कत इसमें?
बस इतना ही याद रखना है कि जो विसरण होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह होता है, और जो परासरण होता है वो जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है, पर उसमें क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली भी होती है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। परासरण विसरण अच्छे समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद झिल्लियां, अभी हमने अर्धपारगम झिल्ली की बात की है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए जो झिल्लियां होती कितने तरह की होती हैं, ठीक है, कितने तरीके की होती हैं। बोला किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली सी परत को झिल्ली कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। बोल रहे हैं कोई ठोस होगी या फिर द्रव होगा, उसकी जो सबसे पतली परत होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। तीन प्रकार की होती है, पहली होती है पारगम झिल्ली, दूसरी अपारगम झिल्ली और तीसरी अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। तो जो पारगम झिल्ली होती है वो क्या होती है, एक ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, ठीक। बोल रहा है एक ऐसी झिल्ली होगी जिसमें से विलयन के कण आर पार जा सकते हैं, मतलब कि सब आर पार जा सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे हमारा गेट होता है, घर का जो दरवाजा होता है उसमें से कोई भी आर पार जा सकता है, ठीक है। तो हमारा पारगम झिल्ली हो गया, क्योंकि टू वे रास्ता है। क्या है, टू वे रास्ता है, इसमें मतलब कोई ये नहीं है कि एक तरफ आओगे दूसरी तरफ नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक ऐसा गेट जिसमें इधर से जा भी सकते हो उधर से वापस भी आ सकते हो, वो आता है पारगम झिल्ली में। और अपारगम झिल्ली में क्या होता है कि एक ऐसी झिल्ली जिनमें से होकर किसी विलयन के सभी कण दूसरी ओर नहीं निकल पाते। मान लो दीवार, दीवार के आर पार हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो मतलब कि ये रास्ता ही नहीं है, बंद है, ठीक है। इसको बोलते हैं पारगम झिल्ली, जिसमें से कोई भी कण आर पार न जाता हो। अब बात करते हैं अर्धपारगम झिल्ली। जो अर्धपारगम झिल्ली होती है वो क्या होती है, एक ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक कण को निकल जाने देती है, ठीक है। ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक कण को क्या करती है, निकाल जाने देती है। जैसे विलायक के जो कण होंगे वो आर पार जा सकते हैं, ठीक, उनके लिए टू वे रास्ता है, पर विलेय कण नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक, दूसरी है कृत्रिम। प्राकृतिक जैसे किशमिश हो गया, जो किशमिश होता है उसका जो बाहरी परत होती है वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। बकरी की अमाशय हो गई, और अंगूर की भी जो बाहरी परत होती है वो भी क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कृत्रिम। कृत्रिम में कौन कौन सी, ठीक, कृत्रिम में बनी है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल 6, ठीक है, आदि, मतलब कि कृत्रिम में एक है या दो है, ठीक। हमारे जो काम किए वो है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये झिल्लियां होती हैं, तीन तरीके की होती हैं, पारगम, अपारगम और अर्धपारगम। पारगम में सभी आ जा सकते हैं, अपारगम में कोई आ जा नहीं सकता, और अर्धपारगम में सिर्फ विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते। इतना क्लियर, कोई डाउट, चलते हैं आगे। अब आते हम लोग परासरण दाब। अभी हमने परासरण पढ़ लिया, अब वो परासरण दाब क्या होता है। बोला किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना कम से कम, जितना बाहरी दाब लगाया विलयन पर लगाना पड़ता है वह उसका परासरण कहलाता है। इसे हम बर्कले हटली विधि से माप लेते हैं। बोल रहा है कोई विलयन है, ठीक है, विलयन है इसमें। अब विलयन में बोल रहा है कि जब एक अर्धपारगम झिल्ली होगी, ठीक है, एक मिनट हम अच्छे से बनाते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। बोल रहा है कि कोई विलयन है, सबसे पहले कंटेनर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास ये कंटेनर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम एक अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। मान लो अर्धपारगम झिल्ली रेड कलर की है, ये, ठीक। अब इसमें हम विलयन भर देते हैं, विलेय के अणु होंगे, विलायक के अणु होंगे, ये अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। तो इसमें होगा क्या, जो इधर मान लो विलायक है और इधर क्या है, विलेय है। तो अब ये अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई, तो जिसमें जो विलेय के कण है वो इधर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। विलायक कण तो आर पार जा ही सकते हैं, तो जो विलायक कण है ये इधर जाना शुरू कर देंगे, अपने आप प्रवाह करने लगेंगे। तो बोल रहा है कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक, ठीक, उसके विलायक से पृथक करने पर, ठीक। अब ये विलायक को इसको हटाना है, हमको विलायक को पीछे भेजना है, इधर ना है, ठीक है। या फिर अब इसे रोकना होगा हमें, अगर हमें विलायक को पीछे करना है मतलब परासरण को रोकना पड़ेगा। जब परासरण को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाएंगे विलयन पर, कि हम एक दाब लगा दें जिससे विलायक के अणु इधर जा ही ना,
ठीक, बोल रहा है जिससे हम क्या लगा दें, दाब लगा दें, जिससे विलायक के अणु आर पार जा ही ना, तभी परासरण रोक सकते हैं। तो बोल रहा है कि जो विलयन है उसमें से, बोल रहा है विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करना, मतलब हमको यहाँ से विलायक को बाहर करना है। तो इसके लिए क्या है, परासरण रोकना पड़ेगा। तो बोल रहे जब परासरण को रोकने के लिए जो हमें बाहरी कम से कम जो दाब लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, दाब, जो बाहरी दाब लगाना पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विलयन का परासरण दाब कहलाएगा। मतलब कि जहां पर एक सिंपल भाषा बोले कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त बाह्य बल क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। फिर अतिरिक्त बाह्य दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट, मतलब कि जब भी हमें विलयन में परासरण को रोकना होगा तो हम क्या करेंगे, विलयन पे एक दाब लगाएंगे, वही हमारा क्या होगा, परासरण दाब होगा। अब इसको हम कैसे, इसका निर्धारण हम लोग 2-3 विधि से करते हैं, पर जो तुम्हारे एग्जाम में है, जब भी तुम्हारे जो सिलेबस में है, बर्कले हटले विधि। ठीक, कौन सी है, बर्कले हटले विधि। इसमें होता क्या है, इसमें ये स्टील के पात्र होते हैं, ठीक है, इसके पात्र होते हैं स्टील के, ठीक है। इसमें देखो जल भरा है, इसमें विलयन और इसमें भी क्या है, विलयन है। ये टोटीदार कीप लगी हुई है, यहाँ पे क्या है, ये केस नली लगी हुई है, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर की 2 रॉड लगी हुई, ये तुम्हारी है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। कॉपर मतलब अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई, यहाँ पे एक दाब मापक लगा हुआ है, इससे हम लोग दाब मापेंगे, और इधर एक प्रयुक्त दाब मतलब पिस्टन लगा हुआ जिससे हम दाब लगाएंगे। अब इसमें प्रोसेस क्या है, देखो इसमें लिखना है, जो दिया था पहले उसको तुमको लिख लेना है कि बर्कले हटले विधि में जो चित्र में जो हमें दिखाया गया है उसमें एक स्टील का पात्र होता है, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है जो डॉटदार होती है, इसमें बीच बीच में छेद होंगे, ऐसे ऐसे छेद होते रहेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जो जल है, अब ये क्या करेगा, ये विलयन में जाना स्टार्ट करेगा, किस में जाना स्टार्ट करेगा, विलयन में जाना स्टार्ट करेगा। अब मान लो हमने यहाँ तक जल भर रखा है, यहाँ तक हमने एक डॉट बना रखा है, साइन बना रखा है कि ए तक इसमें जल भरा हुआ है। तो जब जल के और इधर जाएंगे और पारगम झिल्ली से होकर, ठीक है, जब अर्धपारगम झिल्ली से होकर इधर से जाएंगे तो ये जो लेवल है, वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन होता रहेगा, वाटर लेवल धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, वाटर लेवल क्या होगा, डाउन होगा। जब डाउन होगा तो हमें इसमें पता चलेगा कि जो डॉट है उससे तो वाटर नीचे आ गया है, और जब ऐसा होगा तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, यहाँ पे लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा, ठीक। यहाँ के पार्टिकल, जो जल के पार्टिकल वो सब विलयन में जा रहे हैं, ठीक है, विलयन में जा रहे हैं। अब मान लो कि ये करते हुए ये यहाँ तक आ गया, इतने मतलब कि इतना गैप आ गया, यहाँ पर वाटर लेवल था, यहाँ पे आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना वाटर लेवल पुनः प्राप्त करना है, पहले की स्थिति में लाना है। तो इसके लिए क्या करें, हम लोग पिस्टन से क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। जब तक दाब लगाएंगे जब तक ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ जाएगा। जितना दाब लगाएंगे, जब इसमें दाब लगाएंगे तो जो विलायक के अणु उधर, मतलब कि जो अर्धपारगम झिल्ली को पार करके उधर गए हैं वो क्या हो जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। तो ये क्या होंगे, इधर वापस हो जाएंगे, और जितना जब तक दाब लगाएंगे जब तक ये अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में ना आ जाए। और जैसे ही पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, दाब लगाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और उस दाब को हम इस दाब मापक में क्या कर लेंगे, माप लेंगे। क्या कर लेंगे, माप लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने इस पे कितना परासरण दाब लगाया। अगर दाब लगा के हम उसको छोड़ देंगे तो फिर दोबारा परासरण नहीं होगा, क्योंकि परासरण होने के लिए विलयन के अंदर जगह होनी चाहिए, पार्टिकल्स की जगह होनी चाहिए। और तुम्हें अच्छे से पता है कि जब भी विलयन में जगह नहीं होगी, ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता। मान लो इधर जब इसने दाब लगाया, दाब में जितने भी इसके विलयन के पार्टिकल्स थे सब क्या हो जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा। जब पास पास आ जाएंगे तो अब पास पास आगे जगह तो है नहीं, तो क्या जल के पार्टिकल्स जाके एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। और जब दाब हटा देंगे तो फिर ये दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगी, जगह हो जाएगी, तब ये जा सकते हैं। तो परासरण को रोकने के लिए क्या होता है, जो अतिरिक्त बाह्य दाब लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। ये तुम्हारी बर्कले हटले विधि थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत, ठीक है। अब चलते आगे। अब आगे बात करते हैं कि परासरण दाब के नियम, कौन कौन से नियम है परासरण दाब के, ठीक है। तो सबसे पहला नियम बॉयल वान टॉप का नियम। इन्होंने कहा स्थिर ताप पर किसी विलयन का वह आयतन जिसमें विलय एक मोल घुला हो उसके परासरण दाब का अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल सी बात है कि अगर इसको देखा जाए, ये जो लिखा हुआ है एक मोल घुला हो, ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी सांद्रता है, क्या है तुम्हारी सांद्रता, सी है, ठीक, क्या है ये, सी है। तो हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का
परासरण दाब उसकी सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। परासरण दाब को पी से या फिर पाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, किसके समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है सांद्रता के। सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, सांद्रता का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मतलब कि n अपॉन वी। ठीक है, एक मोल के लिए लेंगे तो 1 अपॉन वी, और नहीं तो फॉर्मूला होता है सांद्रता का C बराबर, सांद्रता का फॉर्मूला पहले अच्छे से लिखते हैं हम लोग, C इज इक्वल टू होता है n अपॉन वी। ठीक, ये सांद्रता फॉर्मूला होता है मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब बॉयल ने क्या बोलना है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का वह आयतन ये आयतन हो गया जिसमें एक मोल विलय घुला हो, मतलब n बराबर कितना घुला हो, एक घुला हो, तो हो उसके परासरण दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो परासरण दाब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ देखा जाए तो इसको पाई से ढूंढ के पाई प्रोपोर्शन 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी मतलब कि यहाँ पे क्या है n बराबर 1 ले रखा है, मतलब सांद्रता की ही समानुपाती है। जब पाई का प्रोपोर्शनल हटेगा, जब पाई बराबर 1 अपॉन वी है, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो पाई इज इक्वल टू के अपॉन वी, ये हो जाएगा। ये तुम्हारा बॉयल वान टॉप का नियम हो गया। चार्ल्स वान टॉप के नियम में क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं विलयन का परासरण दाब उसके परंताप टी के समानुपाती होता है। अब इसके हिसाब से क्या है कि जो विलयन का परासरण दाब है पी, वो प्रोपोर्शनल है टी के। ठीक है, मतलब कि जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो पी इज इक्वल टू के टी। ठीक, ये और दोनों जगह ये के क्या है, एक स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। ठीक, अब ये दो नियम बॉयल के परासरण दाब पे डिपेंड थे। दो नियम है, पहला परासरण दाब का कि जो परासरण दाब होता है विलयन की सांद्रता के अनुपाती होता है, और दूसरा है वन हाफ का नियम, वन हाफ चार्ल्स का नियम। इसमें क्या होता है, इसमें बोल रहा है जो परासरण दाब है वो परंताप टी के समानुपाती है। जब सांद्रता के समानुपाती होता है तो ताप स्थिर होता है, और जब ताप समानुपाती होता है तो हम लोग का क्या होता है, सांद्रता स्थिर होती है। जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब परंताप टी के समानुपाती होता है। ये एक नियम निकला है, P बराबर के टी और P बराबर के अपॉन वी, दोनों फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विलयनों के सामान्य समीकरण। दोनों नियम पे जो नया समीकरण निकला था वो क्या था, बॉयल के हिसाब से क्या था, पाई प्रोपोर्शन 1 अपॉन वी, और इसके हिसाब से क्या था, पाई प्रोपोर्शन 1 अपॉन टी। ठीक है, जब दोनों प्रोपोर्शनल एक दूसरे इक्वल हैं, हम लोग चलो आगे देखते हैं। ठीक, बॉयल के हिसाब से P प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी, ये था हमारा चार्ल्स वान टॉप बॉयल वान टॉप का नियम। और दूसरा था पाई प्रोपोर्शनल T, ये हमारा था दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसको अगर हम सही से लिखें तो पाई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी इंटू टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा ये नया समीकरण है। ठीक, इतना लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल ही है। तो v इंटू क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। इसको और अच्छे लिखें तो p प्रोपोर्शनल t अपॉन v, ये हो सकता है, हो सकता है। इसके बाद अब जब प्रोपोर्शन रहेगा तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट के नहीं आएगा, अब कांस्टेंट आएगा p इज इक्वल टू सी टी अपॉन v, सी बोल रहे हैं सॉरी, सी नहीं होगा, क्या होगा, s होगा, एस होगा। कहीं कहीं एस लेते हैं और कहीं कहीं इसी तरह क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये भी इधर डिवाइड में कहा चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो पी वी इज इक्वल टू एस टी, ये किसके लिए है, ये जब एक मोल विलय घुला हो, कितने मोल, एक मोल विलय घुला हो। ठीक है, और जब मोलों की संख्या ज्यादा होगी, जब मोलों की संख्या ज्यादा होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे P प्रोपोर्शनल n अपॉन वी, मोलक संख्या जब एक से अधिक होगी, और P प्रोपोर्शनल T, ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड है। अब हम चेक करेंगे, दोनों के एक साथ लिखेंगे तो P प्रोपोर्शनल टी एन अपॉन वी। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। प्रोपोर्शनल रहेगा ना कोई कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट चेक करेंगे तो P इज इक्वल टू आर, अब की बार आर ले रहे हैं, टी एन अपॉन बी। ये भी डिवाइड में कहा चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा एन आर टी। कोई दिक्कत,
अब इसी में n का हम फॉर्मूला रख दें, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m नॉट, यही होता है। तो हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m नॉट इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा टी। ठीक है, ये टी है, टी हो गया। एक चीज हमेशा रखना, जो परासरण दाब में टी होगा वो हमेशा कैसा होगा, जो परासरण दाब में टी होगा वो हमेशा केल्विन में होगा, किसमें होगा, केल्विन में होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि परासरण दाब का जो टी होगा हमेशा केल्विन में होगा, और जो आर और एस की वैल्यू होते हैं, आर और एस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमें कितनी लेनी है, या तो हमें क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर हमें लेनी भी तो कितनी लेनी है, आर बराबर एस कितना लेना है 0.0821, ये फिक्स वैल्यू है, यही हमें लेनी। ठीक, आर की फिक्स वैल्यू है, यही हमें लेनी है, और जब वो हमें बदलनी होगी तो हमें क्वेश्चन दिया रहेगा। इतना समझ में आया। जो परासरण बॉयल वन जो परासरण दाब के नियम से जो हमारा फॉर्मूला निकला था, एक हमारा निकला पी बराबर एनआरटी या फिर पीवी बराबर स्मॉल w अपॉन एम नॉट इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे टी क्या है, ताप है जो केल्विन में होगा, आर क्या है, स्थिरांक है जिसको हम लोग गैस स्थिरांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस स्थिरांक। ठीक, और इसके बाद पी क्या है, परासरण दाब, वी क्या है हमारा आयतन है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, तो हमारे दोनों नियम हो गए। ठीक है, हम लोग चलते हैं जहां पे थे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो निकला है पीवी बराबर एन एस टी, जहां हमने बोला था चाहे एस ले लो चाहे क्या ले लो, आर ले लो, जहां पे एस क्या है, स्थिरांक जो विलियन स्थिरांक कहलाता है। इस समीकरण को तनु विलियन के लिए वन ऑफ सामान्य समीकरण कहते हैं, समान समीकरण बोलते हैं, हमारे इस चीज का मतलब नहीं, हम इतना जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी, पाई वी बराबर एनआरटी, फिर पीवी बराबर एनआरटी, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया। वन जब चार्ल्स बॉयल वन ऑफ होगा तो पी प्रोपोर्शनल सी हो जाएगा, चार्ल्स वन ऑफ होगा तो पी प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, और जब दोनों को मिलियन मिलाएंगे तो परासरण दाब का नियम निकलेगा, जो फॉर्मूला निकलेगा बनेगा पी बराबर एन एस टी या फिर पी बराबर एन आर टी, दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत। आर की वैल्यू और एस की वैल्यू हमने बता दी कितनी रखनी है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब लोग बात करते हैं वान ऑफ आवोगाद्रो का नियम। ठीक, जो वान ऑफ ने आवोगाद्रो का नियम दिया था उसमें क्या था, अब बोलने माना दो विलियन जिनका प्रथम दो विलियन हमारे पास, विलियन में विलेय N1 है और V1 है। ठीक है, विलेय क्या है N1 है, विलियन क्या है V1 है। ठीक है, आयतन के साथ। अब बोल रहा है, ओ सॉरी, ठीक है, अब बोल रहा है कि हमारे पास दो विलियन है, एक में विलेय N1 है और दूसरा क्या है V1 है। अब फिर इसके बाद बोल रहा है कि दूसरा क्या हो, T1 टाइम पे है, T1 टाइम पे है के ताप पर घुले हुए हैं, जिसका परासरण दाब P1 है। ठीक, दूसरा विलियन दिया हमको N2 दिया है, V2 दिया है, आयतन V2 दिया है, टाइम T2 दिया है, और के हमको कांस्टेंट दिया और ताप पर घुले जिसका परासरण दाब क्या है P1 है। यहाँ P1 कैसे होगा, यहाँ पे P2 होगा। ठीक है, P2 है, तो बोल रहा है अतः तन विलीनों के लिए, तन विलीनों के लिए क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1S T1, ये हो जाएगा। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा P2 V2 इक्वल टू N2S T2, क्योंकि अभी हमने पढ़ा P बराबर एनआरटी, P बराबर एनएसटी, वही फॉर्म लगा। ठीक है, अब बोले यदि दोनों विलियनों को आइसोटोनिक समपरासारी विलियन है तो इनके ताप क्या होंगे, समान होंगे, तो इनका जो दाब होगा क्या होगा P1 बराबर P2 होगा, क्या होगा P1 बराबर P2, मतलब कि जब सब परासारी विलियन होंगे दोनों विलियनों का जो परासरण दाब होगा क्या होगा, इक्वल होगा। यदि समान आयतन V1 V2 हो, अगर V1 V2 समान आयतन हो गया तो इनके जो मोलों की संख्या वो भी क्या होगी, N1 बराबर N2, वो भी इक्वल होगी। ठीक, अतः समान ताप पर परासरण दाब विलियनों के समान आयतनों में विलेय की मोलों की संख्या बराबर N1 बराबर N2, इसके तन विलियनों का वान टॉप आवोगाद्रो नियम कहते हैं। ठीक, ये बोल रहा है, यही हमारा क्या है वान टॉप का नियम है। इसको पहले हटाते हैं यहां से। बोल रहा है कि समान ताप पर समान परासरण दाब, समान ताप मतलब टेम्परेचर समान हो, ठीक है, और परासरण दाब भी क्या हो, समान हो, विलियनों में अलग अलग विलियन है, समान आयतन, आयतन भी समान हो, तो उसमें जो विलेय मोलों की संख्या वो भी क्या होगी, समान होगी, अपने आप ही समान हो जाएगी, और इसे टन विलियनों का वान टॉप आवोगाद्रो का नियम कहते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टन विलियनों का वान टॉप आवोगाद्रो का नियम। अभी यहाँ पे बात हुई है समपरासारी विलियन की, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं समपरासारी विलियन क्या है। ठीक है, तो
समपरासारी विलयन क्या है? ठीक, अब बोल रहा है समपरासारी विलयन क्या है। बोल रहा है समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उसे समपरासारी विलयन बोल रहा है कि क्या है, समान ताप, टेम्परेचर क्या हो, इक्वल हो। ठीक, T1 हो चाहे T2 हो चाहे T3 हो, सबका टेम्परेचर क्या हो, इक्वल हो। तो बोल रहा है तो विलयनों के जो परासरण दाब क्या होंगे, समान होंगे, और इन्हीं इसे ऐसे ही विलयन हम लोग क्या बोलते हैं, समपरासारी विलयन बोलते हैं। मतलब कि समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उनको समपरासारी विलयन कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद है अतिपरासरी और अल्पपरासरी विलयन। अतिपरासरी विलयन क्या होता है, समानता पर दो विलयन लिए हमने, समानता पर दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है। ठीक, जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी बोलते हैं, परासरी बोलते हैं, और जिसका परासरण दाब कम होता है उसको अल्पपरासरी बोलते हैं। मतलब कि ये दो विलयन है। ठीक, हमने मान लिया दो विलयन है, इसका P1 परासरण है, इसका क्या है, P2 परासरण है। तो P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, कि जो P2 है उसका परासरण दाब P1 से क्या है, कम है। तो जो ये विलयन होगा P1 वाला, वो हमारा जाएगा किसमें, अतिपरासरी में। किसमें जाएगा, अतिपरासरी। ठीक है, और जो हमारा P2 है वो किसमें जाएगा, अल्पपरासरी में। किसमें जाएगा, अल्पपरासरी में। ठीक है, इतना ही होता है, समझ में आया। अब चलते हैं आगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि परासरण दाब के नियमों की सीमाएं। ठीक, परासरण दाब के नियम की क्या क्या सीमाएं। सबसे पहली सीमा है निम्नलिखित दशा परासरण दाब के सही होते हैं। पहला है विलेय का विलयन में वियोजन या फिर संगुणन। बोल रहा है मतलब ये सही नहीं होते हैं। अगर ये ऐसा हो, इन कंडीशन कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई हो गई तो वहां परासरण दाब काम नहीं करेगा। सबसे पहला विलेय का विलयन में वियोजन या संगुणन, मतलब कि विलेय जो है विलयन में डालते ही पूरी तरह उसमें घुल जाए। अगर ये ऐसा हो गया, घुल गया, तो परासरण दाब वहां पे काम नहीं करेगा। दूसरा, विलेय की सांद्रता विलयन से अधिक होती है। ठीक है, विलेय की सांद्रता विलयन से अधिक होती है, वो तो पता ही है। विलेय अवाष्पशील हो, अगर ऐसा हो गया फिर भी नहीं होगा। विलेय अवाष्पशील होता है, अगर विलेय वाष्पशील होगा फिर भी परासरण नहीं होगा। विलेय विद्युत अपघट्ट होगा फिर भी परासरण दाब काम नहीं करेगा, उसका नियम कोई काम नहीं करेगा। ये सीमा है। ठीक है, चले आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वाष्प दाब का अनुमान। वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है। बोल रहा है कि यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है, तो P0 तथा PS के अंतर को वाष्प दाब का अनुमान बोलते हैं। ये हमारा शुद्ध विलायक और ये हमारा क्या है, विलयन। अब देखो शुद्ध विलायक हमेशा जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे दाब जो लग रहा है ज्यादा लग रहा है, और विलयन का वाष्प दाब क्या है, कम है। तो इनके बीच जो अंतर होता है, मतलब P0 माइनस PS, ये जो होता है इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अनुमान। सिंपल भाषा में कि कुछ शुद्ध विलायक वाष्प दाब P0 है और विलयन वाष्प दाब PS है, P0 माइनस PS क्या कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अनुमान। दूसरा बोला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या है, विलयन में वाष्प दाब के अनुमान, जो हमारा वाष्प दाब का अनुमान था, इस तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुमान का अनुपात अपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान कहलाता है। मतलब कि जैसे हमारा P0 माइनस PS है, ये हमारा विलयन का वाष्प दाब हो गया। अगर हम शुद्ध विलायक वाष्प दाब का इसका अनुपात बना देते हैं तो ये हमारा बन जाता है अपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान। क्या बन जाता है, अपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान। बस बेसिक है, इसको समझ लो। वाष्प दाब क्या होता है, जो किसी भी विलायक या विलयन पर दाब लगाता है, वेपर बन के जो दाब लगाता है। क्योंकि जब भी हम ढक्कन को अंदर कोई बर्तन पानी लिए उसको हम लोग ढक देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ वेपर बनेगा, और वेपर वेपर क्या होगा, उस पर दाब लगाएगा। तो अगर हम पानी को ढक के भगोने में धूप में रख दें तो उसको जब प्लेट हटाएंगे उसमें देखो वेपर, मतलब कि उस प्लेट में थोड़ी सी चिपके रहेंगे, पानी के पार्टिकल्स उसमें लगे हुए रहेंगे। ठीक, वो कैसे हो जाएंगे कि धूप में रहेगा तो उसके पार्टिकल्स निकलेंगे, वेपर बनेगा, उससे दाब लगाएंगे। और वहीं पे अगर हम लोग चाय रख दें तो चाय में इतना ज्यादा दाब नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, विलयन है। विलायक में क्या होता है, ज्यादा होता है, विलयन में क्या होता है, कम होता है। तो अब वहां पे विलयन हो गया तो वहां परासरण दाब क्या हो, वहां पे वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। इसमें देख लो, और इसमें क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विलायक का वाष्प दाब विलयन से माइनस करते हैं, तो उसे बोलते हैं वाष्प दाब का अनुमान। और जब वाष्प दाब के अनुमान में वाष्प शुद्ध विलायक वाष्प दाब का अनुपात होता है तो उसे बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब लोग आते हैं राउल्ट के नियम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बोल रहा है सन 1877 में। ठीक, सन 1877 में राउल्ट ने नियम प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम का आंसर सिंपल सा है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ विलेय दिख गया है, विलेय होगा।
ठीक, क्या होगा, विलेय। बोल रहा है कि कोई विलयन है, उसमें जो विलेय का मोल प्रभाज है वो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के क्या है, बराबर। देखो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये स्मॉल क्या होता है, मान लो n2 क्या है हमारा, विलेय के मोलों की संख्या है, और n क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। तो विलेय मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मतलब विलयन की मोलों की संख्या, और इसको हम लोग डिनोट करके मान लेते हैं x2 है। तो सिंपल सी भाषा में याद रखना, राउल्ट का नियम जो होता है वो होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, ये होता है, इतना सरल है राउल्ट का नियम। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं कैसे। ठीक, देखो ये हमारा क्या है, पहली कंडीशन है कि जब इसमें विलेय विलायक घुला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये अभी दाब देखो ज्यादा पार्टिकल्स लग रहा है, देखो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे कितने पार्टिकल्स बचे, 2। तो अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, P ये है पी एस, मतलब यहाँ पे क्या है, राउल्ट के नियम से बोल रहा है कि जो ये वाष्प दाब था ये विलियन का था, ये किसका था, विलियन का था। ठीक है, अब बोला है इस नियम के अनुसार विलेय वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, ठीक, विलयन में उपस्थित विलेय के मूल भाज के बराबर होता है। ठीक, राउल्ट नियम में देखो यहाँ जो बड़े पार्टिकल्स है ये तुम्हारे हो जाते हैं सल्यूट, छोटे पार्टिकल सल्यूट है, पर बड़े पार्टिकल्स क्या है, सल्यूट है। अब इसमें जो विलेय घुला हुआ है, इसमें जो विलेय घुला हुआ है इसका जो मोल प्रभाज होगा, इसका जो मोल प्रभाज निकालते हुए बताया था मोल ट्रांसफॉर्मर का होता है घटक की मोल संख्या बटे विलयन के कुल मोल संख्या। तो इसमें जो घुला हुआ विलेय है उसका जो मोल प्रभाज होगा वो किसके इक्वल होगा, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के इक्वल होगा। और तुम्हें ये भी बताया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है कि अवनमन क्या होता है कि विलायक के जो वाष्प दाब होता है विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इस फिगर में ये दिखा रहा है कि जो इस विलयन में जो विलेय है उसके जो मोल प्रभाज है, उसका जो मोल प्रभाज है वो क्या है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की क्या है, इक्वल। इतनी सी बात है। राउल्ट नियम सिंपल से याद रखो कि इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कोई दिक्कत, आगे चले। अब राउल्ट ने नियम दिए तो उसकी कुछ सीमाएं भी होंगी, कुछ ना कुछ कंडीशन दिए होंगे। ठीक है, तो बोल रहे राउल्ट का नियम विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता, सबसे पहली बात है। दूसरा है राउल्ट के नियम तन विलयनों पर लागू होता है, ये तो सही बात है। दूसरा है शांत विलयनों पर विचलन प्रदर्शित करता है, मतलब तन और शांत दोनों विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, इस बार जो पदार्थ विलयन में संगठित वियोजित होते हैं वो इस नियम का पालन नहीं करते, मतलब जो लोग पहले वाली कंडीशन आ गई कि जो भी पदार्थ जो विलयन में जाके घुल जाते हैं या संगठित हो जाते हैं तो उस पर ये राउल्ट का नियम पालन नहीं होता। ठीक है, और राउल्ट के नियम है सरल सरल व्यंजक। राउल्ट के नियम में एक कंडीशन, एक फॉर्म जो फॉर्मूला निकला हम लोगों का, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये है विलेय का मोल प्रभाज हो गया, ये विलेय मोल संख्या और ये विलायक मोल संख्या। ठीक है, तो जो विलेय का मोल प्रभाज हो गया इसको थोड़ा सही लिखते हैं, नहीं तो कहेंगे डब्ल्यू। ठीक, ये जो फॉर्मूला है ये सभी विलयनों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इससे अगर तुम क्वेश्चन लगाओगे तो सब क्वेश्चन के आंसर इससे सही नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक नया व्यंजक निकला था राउल्ट के नियम का, वो क्या था, चलो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देख जो हमारा फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन रहेगा। ठीक है, अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब इसको पहले हम व्युत्क्रम करते हैं, क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम। ठीक, व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ये हो जाएगा। अब ये स्मॉल एन दोनों के साथ है, अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, ओ एक मिनट,
हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ठीक, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ये प्लस को किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, ठीक, -1 इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। इसके नीचे 1 मान के क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा पी नॉट माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले हम लोग पहली पुरानी क्वेश्चन लिख देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पहले पुरानी क्वेश्चन लिखते हैं, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएगा पी नॉट माइनस, इसका कराएंगे वन के साथ तो माइनस पी नॉट हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। कैपिटल ये पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बनेगा हमारा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ये हो जाएगा। अब इसका फिर से उत्क्रम कर दो। ठीक है, जब उत्क्रम करेंगे तो बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब ये जो फॉर्मूला है ये सभी विलियनों के लिए लागू होता है। ठीक, ये जो फॉर्मूला है ये सभी विलियनों के लिए होता है, कण विलियन हो, शांत विलियन हो, कैसा विलियन हो, ये फॉर्मूला सब पे चलेगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एन होगा। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, मतलब विलेय की मूलक संख्या बटे विलायक की मूलक संख्या। ये फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, उससे कुछ क्वेश्चन लगते हैं और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, आंसर क्या हो जाते हैं, गलत आ जाते हैं। चले आगे आगे चलते हैं हम लोग, इतना समझ में आ गया होगा। अब आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन क्या है, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, मतलब सभी स्थितियों में, यानी विलयन के ताप और सांद्रता की सभी स्थितियों में जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वही क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे ही कल बोलते हैं क्वथनांक। मतलब कि जब हम किसी द्रव को गर्म करें और गर्म करते 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 उसका जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब का क्या हो जाए, 1 एटीएम, मतलब एक वायुमंडलीय दाब का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक, जिसको क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, बॉइल होने लगता है। अब बोला क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्या होता है, बढ़ना। उन्नयन मतलब क्या हो गया, बढ़ना। बोले जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय डालते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें द्रव को जितना अधिक ताप देना होगा उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उसे ही क्या बोलते हैं, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, यही क्वथनांक क्या कहलाता है, उन्नयन कहलाता है। डेल्टा टीवी प्रदर्शित करते हैं। अतः डेल्टा टीवी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी, एक इसमें विलयन का, दूसरा क्या है, विलायक का है, वो विलेय का है। ठीक, बोल रहा है कि जैसे हमने कोई विलयन लिया, ठीक, उसमें जब हमने कोई विलेय डाला, ठीक, जब विलेय डाला तो उसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग पानी में निरमा डालते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा वाला निरमा, ठीक है, जब हम लोग पानी में निरमा डालते हैं तो जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो जब विलयन बन जाएगा तो उसका ताप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा था, अब क्या 100 पर करेगा नहीं, अब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जितना जितना वो बढ़ा है, जितना टेम्परेचर निरमा डालने में बढ़ा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं। मान लो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक, हमने डाला तो गया 100.35, इतना बढ़ गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये जो तुम्हारा 0.35 है, ये तुम्हारा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। मतलब कि जब भी विलेय को तुम विलयन में डालोगे या विलायक में डालोगे तो जो तुम्हारा ताप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, उसे हम लोग बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो जैसे ही हम पानी में निरमा डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है उसका जो क्वथनांक होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, अब गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर, चाहे वो 0.35 या 0.2 ही क्यों ना हो। ठीक है, ये समझ में आया कि जब भी किसी विलयन या विलेय में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं जिसका वेपर ना बनता, अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो क्वथनांक उन्नयन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। इसको हम लोग डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन का टीवी विलेय के मूललता के अनुकुमानुपाती होता है। किसके अनुकुमानुपाती होता है, मूललता के।
या केबी, केबी क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, इसे क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक या फिर मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, क्योंकि मोललता इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम नॉट। यही तुम्हारा देखो मोललता की फॉर्मूला ही है। तो क्वथनांक उन्नयन किसके समान अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसमें जो बीच अनुक्रमानुपाती होता है इसमें एक कांस्टेंट होता है, एक मिनट इसको साइड में लिखते हैं, कांस्टेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बी। ठीक, इसकी वैल्यू भी तुम्हें क्वेश्चन में दी रहेगी या फिर तुम्हें जो है याद करनी पड़ेगी, दी ही रहती है हर बार क्वेश्चन में। के बी क्या है, उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम नॉट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये तुम्हारा क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला है, जहां स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार और विलेय का क्या है, अणुभार। ये तुम्हारा विलेय का क्या है, अणुभार है। बहुत सरल फॉर्मूला होता है इसका, सिंपल से याद कर लो, एक बार याद कर लो, सब क्वेश्चन इसके जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। डेल्टा टी बी, टी बी मतलब टी, डेल्टा टी मतलब क्या, टेम्परेचर, और बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए। के बी गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम नॉट। ये देखो ये क्या है, मोलों की संख्या फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी का। ठीक है, फिर हमेशा याद रखना, एक चीज और याद रखना कि किसी भी विलयन में उन्नयन के लिए, क्वथनांक उन्नयन के लिए है, किसी भी विलयन में अगर टेम्परेचर 100 से ज्यादा हुआ, 100 से ज्यादा हुआ, तुम्हें तुरंत 100 माइनस कर देना उस क्वेश्चन में तुम्हें 100 माइनस ही कर देना है। जो फिर उसके बाद जो टेम्परेचर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा टी बी होगा। मान लो कि कहीं आ गया 100.35, ठीक है, तो माइनस कर दोगे 100 तो कितना आ जाएगा, 35। तो जो तुम्हारा टीबी कितना हो जाएगा, 3 मतलब 0.35। ठीक है, तो जितने भी क्वथनांक उन्नयन के क्वेश्चन होंगे उसमें तुम्हें एक बात याद रखनी है कि जो भी विलयन होगा, अगर उसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा आ रहा है तो हमें उसको क्या कर देना है, 100 माइनस कर देना, तुरंत 100 माइनस कर दो, कोई बिना सोचे समझे तुरंत 100 क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक, चलते हैं आगे। इसी तरह होता है आगे, बोल रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक में क्या होगा कि 1000 ग्राम रहेगा, और जब मोलर की बात आएगी तो वहां क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिर्फ फॉर्मूला पूरा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, मोलर की बात होगी तो गुणा एक ही रहेगा, तुमने पीछे फॉर्मूला वही रहेगा। जब मोलर की बात हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएंगे। ठीक, दोनों सूत्र एक है, सब कुछ एक है, बस मोलर के लिए क्या होता है, 1000 गुना होता है, मोलर के लिए 1000 गुना, मोलर के लिए 100 गुना होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिमांक के अनुमान। अनुमान मतलब क्या होता है, घटना। अनुमान तो क्या होता है, घटना। बोला जब किसी शुद्ध विलायक में विद्युत घट्ट को मिलाया जाता है तो उसके हिमांक कम हो जाता है, विलायक का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक का अनुमान बोलते हैं। इसे डेल्टा टी एफ बोला, एफ मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से हिमांक, हिमांक के अनुमान एक और ऊर्ध्वाधर, ये तो हमें पहले से पता है। बोल रहा है यदि किसी विलायक में, विलयन में विलायक का हिमांक T1 है तथा विलयन में हिमांक T2 है, तो हिमांक का अनुमान क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, मतलब विलायक से क्या हो जाएगा, विलयन का माइनस कर देंगे। इसमें भी क्या होगा, ये मोललता के समानुपाती होगा। इसमें बस जहां पे बी भी था उसमें उन्नयन में, इसमें एफ एफ हो जाएगा। इसमें जो मेन बात है वो समझो। मान लो पानी में तुम ग्लूकोज मिला दिए, क्या मिला दिए, ग्लूकोज। जब पानी में ग्लूकोज मिलाओगे तो पानी हल्का ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। हमेशा ध्यान देना कि जब भी तुम पानी में तुम ग्लूकोज मिलाओगे तो जो पानी उस टाइम पे था उसका जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। थोड़ा पानी हल्का सा ठंडा होता है, बहुत माइनर चेंज होता है टेम्परेचर का, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हिमांक का अनुमान। निरमा डालने में टेम्परेचर बढ़ता है और जब ग्लूकोज डालेंगे टेम्परेचर घटता है, और जब हिमांक का अनुमान घटेगा उसे हम लोग बोलते हैं हिमांक का अनुमान। सिंपल सी बात है, पूरा फॉर्मूला भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस क्या है, जहां जहां बी है वहां क्या कर देना, एफ कर देना। ये भी मोललता की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। ये देखो फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है कि ये भी क्या है, मोललता सब कुछ फॉर्मूला वही है। देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम नॉट। यहाँ पे के एफ क्या है, मोलर उन्नयन अनुमान स्थिरांक है, स्मॉल एम अणुभार है, विलेय का भार है, विलायक का भार है। ठीक है, ये मोलर के लिए क्या होता है, 1000 होता है, और मोलर के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या होगा, उसके लिए क्या था, जब भी टेम्परेचर 100 से ज्यादा होगा तो तुम्हें माइनस कर देना 100। इसमें क्या होगा, इसमें कभी कभी तुमको दो टेम्परेचर दे देंगे। कितना टेम्परेचर दे देंगे, दो। जब दो ताप देंगे तो बड़े वाले ताप से जो है
छोटे वाले ताप को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बस इतना करना है। जो बड़ा वाला ताप होगा उसको छोटे ताप से माइनस करके जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारी क्या होगी, डेल्टा टी बी होगी। सिंपल सी बात है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे वाले फॉर्मूले देख लेते हैं इसी वक्त। ये है, वो तो उसमें तो मूल्य के लिए 100 होगा। इसके बाद आता है वान टाप गुणांक। ये क्या होता है, बोला है विलयन में विलेय अणुओं का संगुणन या फिर वियोजन। विलेय के आणविक द्रव्यमान सामान्य मान तथा प्रेक्षी के अनुपात को वान टाप गुणांक बोलते हैं, इसे आइस प्रतिशत बोलते हैं। बोल रहा है जो विलेय का सामान्य आणविक द्रव्यमान है और जो प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान है उसका जब हम अनुपात निकालते हैं तो एक वान टाप गुणांक मिलता है। सामान्य मतलब जो होता है, प्रेक्षी मतलब जो हमें प्रयोग द्वारा मिला है, ठीक, जिसको बोलते हैं प्रयोगात्मक मान, जिसकी वैल्यू कभी भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है। जो प्रयोग द्वारा मिलेगा वो अलग होगा, सामान्य क्या होगा, अलग होगा। तो आई बराबर समान आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, इसे बोलते हैं वान टाप का गुणांक। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आई की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अब बोल रहा है कि हमें आई से यह पता कर सकते हैं विलयन हमारा कैसा होगा। ठीक, अब जैसे लिखा है विलयन में विलेय अणुओं का संगुणन कणों की प्रभावी संख्या कम होती है। जब विलेय घुल जाता है तो उसके जो अणु होते हैं, कण होते हैं, उनकी जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वियोजन कणों की प्रभावी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो जिसमें विलेय होता है उसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अड़संग गुणधर्म प्रभावी विलयन में प्रभावी कणों पर वास्तविक संख्या पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, वास्तविक संख्या पर आधारित होते हैं तथा आणविक द्रव्यमान के अनुपाती होते हैं। अतः प्रेक्षित संगुणन तथा वियोजन सामान्य मानों पर क्रमशः अधिक या कम होते हैं। वान टाप गुणांक आई द्वारा अड़संग गुणों को समीकरण संतुलित कर लिए जाते हैं विलेय के, जिनसे विलेय का सही आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। सबसे पहला होता है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नमन और परासरण दाब। सब में देखो आई आ गया है, इससे हम लोग आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी विलेय को विलायक में घोलेंगे तो विलेय का जो अणु होगा उसकी जो क्षमता धीरे धीरे कम होती है क्योंकि फैल जाएगा, और जो विलायक होगा उसकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि विलायक की संख्या और ज्यादा आ गई है। ठीक, जब घोलोगे तो अणु संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसे बोलते हैं वान टाप गुणांक। अब जो आई होता है वो क्या क्या डिपेंड करता है, देखो आई का मान संगुणक कोटि के वियोजन मात्रा है। आई का मान क्या होता है, अगर आई का मान 1 हुआ तो जो अणुओं का संगुणक वियोजित होना प्रदर्शित करता है, ठीक, ना होना प्रदर्शित। अगर आई का मान 1 हुआ मतलब कि वो कण जो अणु है वो वियोजित नहीं होगा, संगुणित नहीं होगा। अगर आई का मान 1 से कम है तो अणु संगुणन होगा। ठीक, जैसे बेंजोइक में बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब बोला है कि अगर तुम उसमें आई का मान 1 से कम आ गया तो मतलब क्या है कि जो अणु है वो वियोजित हो जाएगा, संगुणित हो जाएगा। फिर बोला आई का मान 1 से अधिक होने पर वियोजन होता है। जब आई का मान 1 से अधिक होता है तो वियोजन हो जाता है। जैसे जल में NaCl वियोजन, पहले जल था, जैसे NaCl डाले पूरे पूरे पानी में NaCl हो गया, मतलब जल को हटा के पूरा पूरा नमकीन हो गया। ठीक है, तो ये होता है वियोजन। अब आई बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, अड़संग गुण का प्रेक्षित मान बटे संगुणन या वियोजन ना होना मानकर अड़संग गुण का गणना प्राप्त मान। ठीक है, जो हमें प्रायोगिक मान प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी विलेय को घोलोगे तो उसकी अणु संख्या में कमी होगी, उसका जो शक्ति हुई कम होगी, विलायक अणु संख्या बढ़ेगी। अब आई का मान अगर 1 होगा तो संगुणन वियोजित नहीं होगा। आई का मान अगर 1 से कम होगा तो मतलब संगुणन हो जाएगा, घुल जाएगा उसमें। और आई का मान अगर 1 से अधिक होगा मतलब वियोजन हो रहा है। इतना होता है। आज से मतलब कि इस वीडियो के बाद इसमें विलयन का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचा है जो ना हुआ, सब हो चुका है। ये अगर तुम 2 वीडियो देख लिए मतलब तुम्हारा पूरा विलयन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। एक लाइन से पूरे न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, ठीक, उसको हम क्लियर कर लेंगे। अब जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब आएंगे इसी में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो वीडियो में अधिक से अधिक प्यार जताएं, सभी लोगों को शेयर करें, जितने भी तुम्हारे साथी संगाती हैं उनको भेजो, वो भी पढ़ें। ठीक है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यूपी बोर्ड टॉप करना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो।